नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 2 दशकों तक जापानी सियासत पर छाए रहने वाले प्रिंस शिंजो आबे की। बीते दिनों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से वैश्विक नेताओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। ऐसा पहली दफा नहीं है जब किसी राजनेता की सरेआम हत्या कर दी गई हो। दुनिया में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं को भी कुछ इसी तरह अंजाम दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन कैनेडी, अश्वेतों के अधिकारों के हिमायती और अमेरिका के गांधी कहलाने वाले मार्टिन लूथर किंग, पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान जैसे कई वैश्विक राजनेता रहे हैं जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस बार ऐसी घटना जापान में घटी। दरअसल इन दिनों जापान में संसदीय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में शिंजो आबे जापान के पश्चिमी हिस्से नारा में अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान ही तेत्सुया यामागिमी नामक एक एक्स आर्मी मैन ने उन पर गोली से हमला कर दिया। हमले के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से जापान समेत दुनिया भर के लोग अचंभित हैं। अचंभित क्यों हैं? वजह है जापान में बंदूक संस्कृति का कम चलन। दरअसल वहां बंदूक खरीदने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। अगर एक जापानी व्यक्ति को संबोधित करते हुए बात करूं तो बंदूक खरीदने की प्रक्रिया के क्रम में आपको कई टेस्ट से गुजरना होगा। आपको क्लास अटेंड करनी होगी, रिटन टेस्ट देना होगा, कम से कम 95% मार्क्स के साथ शूटिंग रेंज टेस्ट भी पास करना होगा। आपका मेंटल हेल्थ और ड्रग टेस्ट होगा और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। आपके परिवार वालों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा यहाँ की पुलिस के पास बंदूक का लाइसेंस देने से इनकार करने की भी शक्ति है। साथ ही वह हथियारों की तलाशी और जब्ती भी कर सकती है। यहाँ हैंडगन की खरीद पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल शॉटगन और एयर राइफल्स खरीद की ही अनुमति है। इतने कड़े नियम होने के बावजूद शिंजो आबे की हत्या हो जाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। घटना के बाद जापानी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। एक बड़ा सवाल भी उभरता है। क्या है बड़ा सवाल? कि अब वैश्विक राजनीति में शिंजो आबे कहां ठहरते हैं, उनकी विरासत क्या है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनसे होकर हम मौजूदा घटना की तह तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले शिंजो आबे के जीवन को संक्षेप में समझते हैं। दुनिया के कद्दावर नेताओं में शुमार शिंजो आबे की परवरिश जापान के एक राजनीतिक परिवार में हुई। उनके पिता शिनतारो आबे जापान के विदेश मंत्री, जबकि नाना नोबुसुके किशी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके दादा केन आबे का भी जापानी राजनीति से गहरा संबंध था। वे जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर रह चुके थे। यही वजह है कि शिंजो आबे को जापानी राजनीति का प्रिंस कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो 2006 में शिंजो आबे जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। साल 2012 में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर वापसी की और 2020 तक पीएम के रूप में अपनी सेवाएं दी। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 28 अगस्त 2020 को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने विश्व पटल पर जापान की एक अलग पहचान बनाई। उनके अथक प्रयासों से जापानी अर्थव्यवस्था को दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में जगह मिली। जापानी अर्थव्यवस्था में सुधार की उनकी दूरगामी नीति आबेनॉमिक्स कहलाई। उनकी इस कोशिश ने जापान वासियों में नवाचार और उद्यमिता की भावना को नई ऊर्जा दी। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने के दौरान शिंजो आबे की लोकप्रियता में कई उतार चढ़ाव भी आए। इसकी बड़ी वजह थी उनका अति राष्ट्रवादी होना, जिस वजह से उन्हें अक्सर आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर तनाव का सामना करना पड़ता था। शिंजो आबे की हत्या करने वाले से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं था। उनकी नीतियों की वजह से उसकी मां को दिवालिया होना पड़ा। हालांकि हमलावर के इस आरोप की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे किसी अन्य देश का भी हाथ हो सकता है। बात यह है कि शिंजो आबे रक्षा और विदेशी मामलों में
बेहद आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते थे। शिंजो का सबसे बड़ा सपना जापान के संविधान में बदलाव का था। संविधान में बदलाव की बात कहां से आ गई? ये बात तो अक्सर तानाशाहों के लिए की जाती है, लेकिन इस बदलाव का या इस बदलाव की बात का एक परिप्रेक्ष्य है, एक कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट ऐतिहासिक है। बात तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई। तब अमेरिका ने मौके का फायदा उठाते हुए जापान पर शांतिवादी संविधान जबरन थोप दिया था। शिंजो आबे इसी संविधान के अनुच्छेद 9 को बदलना चाहते थे, जिसमें कहा गया था कि जापान पूरी तरह से युद्ध का त्याग कर देगा। संविधान का यह हिस्सा किसी भी युद्ध की स्थिति में विदेशी धरती पर जापान को अपनी सेनाएं भेजने से रोकता है। जापान के अधिकांश लोगों को संविधान के इस हिस्से से आपत्ति है। आपत्ति की वजह है जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता। अब हम आ रहे हैं नक्शे पर, तो अपने एटलस को खोल लीजिए। अगर आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो एटलस लेकर इस कार्यक्रम को देखा करिए। जापान की कहानी है। नक्शे में जापान को देखिए। पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर और जापान सागर के मध्य यह द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये एक पूर्वी एशियाई देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट के निकट स्थित है। सुशीमा जलसंधि इसे कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करती है। जापान पूर्वोत्तर में ओखोत्स्क सागर, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में जापान सागर, दक्षिण पश्चिम में पूर्वी चीन सागर और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा है। यह उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, रूस, चीन आदि के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। अब एटलस पर से नजर हटा लीजिए और वापस कहानी पे आइए। एक देश का आपने नाम सुना, चीन। जो भी देश चीन के साथ किसी भी तरीके से अपनी सीमा साझा करते हैं, उनके साथ इसका सीमा विवाद बना ही रहता है। चीन का साम्राज्यवादी रवैया उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उपस्थिति भी जापान के लिए चिंता का विषय है। हालांकि शिंजो आबे के नेतृत्व में जापान ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम क्वाड के रूप में देख सकते हैं। असल में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक और सुरक्षा वार्ता मंच है। इसके गठन की अवधारणा 2007 में शिंजो आबे ने ही रखी थी, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करना है। इस वजह से चीन की जापान के साथ तल्खियां बढ़ने लगी। इसी इलाके में दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार के मसले पर जापान का तनाव रहा। दरअसल मार्च 2011 में आए तेज भूकंप और सुनामी की वजह से जापान का फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में एक अलग तरह की आपदा सामने आई। यहां से रेडियोएक्टिव पदार्थों का रिसाव होने लगा। इससे तकरीबन 10 लाख टन से अधिक जल प्रदूषित हो गया। जापान ने इस प्रदूषित पानी को जब समुद्र में छोड़ने के लिए एक योजना को मंजूरी दी, तब जापान की इस योजना का दक्षिण कोरिया और चीन समेत कई देशों ने विरोध किया। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने जापान से इंपोर्ट होने वाले खाद्य पदार्थों, खासकर की फिश प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। तब से ही दोनों देशों में व्यापारिक तनाव देखने को मिले। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान चीन और दक्षिण कोरिया के साथ जापान का तनाव इतना बढ़ गया था कि अभी दोनों देशों की लोकल मीडिया से उनकी मौत का जश्न मनाने की खबरें आई। हालांकि भारत, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों में शिंजो आबे की मौत का शोक मनाया गया। उनके सम्मान में भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। भारत के शिंजो आबे के साथ रिश्ते महज औपचारिक नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत भी थे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। शिंजो आबे भारत जापान दोस्ती के बहुत बड़े हिमायती थे। दोनों देशों के आपसी रिश्ते केवल सामरिक संबंधों तक ही सीमित नहीं रहे। आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों ने अपने तालमेल को बढ़ाया। जापान इंडिया एसोसिएशन दोनों देशों के रिश्तों को बांधने की दिशा में एक सेतु की भूमिका निभाता है। 2007 में भारतीय संसद के अपने संबोधन में उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उदय की नींव रखी। ये शब्द जो आज बार बार भू राजनीति में दोहराया जाता है, इस शब्द की नींव तभी रखी गई थी। उन्होंने ये विजन भी पेश किया कि किस तरह से ये क्षेत्र आने वाले समय में राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक रूप से दुनिया को एक नया आकार दे सकता है।
भारत चीन टकराव की स्थिति में भी उन्होंने कई बार खुले तौर पर भारत का साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने कई वैश्विक मंचों पर भारत के साथ सहयोगी रवैया अपनाया, चाहे वो क्वाड हो, आसियान जैसा मंच हो, या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव हो, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो, या कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलें। इन सब के लिए शिंजो आबे का योगदान अनुकरणीय रहा। भारत जापान के रिश्ते अगर आज इतने प्रगाढ़ हो पाए हैं तो इसमें शिंजो आबे की बड़ी भूमिका है। भारत ने भी 2021 में उन्हें भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। एक महान नेता, आकर्षक व्यक्तित्व और मित्रता निभाने वाले राजनेता के रूप में शिंजो आबे हमेशा याद किए जाएंगे। आइए अब नोट कर लेते हैं आज के इस सेशन पर आधारित सवाल है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने की दिशा में शिंजो आबे के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है इस एपिसोड के दौरान आप एटलिस्ट लेकर बैठे होंगे। क्यों लेकर बैठना है? जैसा कि पिछली बार बताया था, कई हफ्ते गुजरने के बाद या कुछ ही हफ्ते गुजरने के बाद आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश, तमाम रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं आपके दोनों हाथों के बीच आसानी से समाने लगेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप एटलस लेकर आइएगा। नमस्कार।